Good morning and welcome to 4th class of solution, class 12th chemistry, English medium. Myself Abhishek sir, your chemistry guru. In previous class we have discussed about the methods of expressing the concentration of solution, and today the numericals related to these methods, that is molarity, molality, normality. तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, जैसे मोलरिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट molarity and normality of 98% H2SO4 of 98% H2SO4 by weight. And in question the density is given, density of H2SO4 1.8 ग्राम पर ml। मोलरिटी कैसे निकालेंगे? पहले हम यहाँ जो गिवन है डेंसिटी H2SO4 का इतना, इस डेंसिटी से हम वॉल्यूम फाइंड कर लें सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम फॉर्मूला ले लिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा मास निकल गया 98, अब मोलर मास भी 98, तो 1 मोल हो गया 98 बाय 98। और अब हम देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरा 1 बाय 18 हो गया। तो हम लिख सकते हैं सीधे 98 बाय 98, ऊपर चला गया 18, ये दोनों कट गया, हो गया 18। तो 18 मोल पर लीटर, ये मेरा आंसर निकल करके आया मोलरिटी का। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में एक और मेथड्स को कैलकुलेट करना है, वो है नॉर्मलिटी। तो हम नॉर्मलिटी देखेंगे। नॉर्मलिटी के लिए यहाँ हम मिटा दें, पहले वॉल्यूम तो चाहिए ही, यहाँ से मिटा रहे हैं। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ग्राम
इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम क्या लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अब बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/18 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 × 18 दिस इज इक्वल टू 36 N आंसर। तो इस तरह से हमने मोलरिटी और मोलैलिटी नॉर्मलिटी को कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन के आधार पर। तो हम समझते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, एक मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दें। तो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20%। ये मास परसेंटेज है, तो W/W से हम इसे डिनोट करते हैं, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से हम पोटेशियम आयोडाइड का तो मास पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि 20 ग्राम हो गया, और एक्वस का मतलब हो गया कि वाटरी सॉल्यूशन है ये, दैट मीन्स यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के जगह पे मेरा आ गया पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज इक्वल टू 20 ग्राम हम लिख सकते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के जगह मेरा H2O हो गया, और ये 80 ग्राम हो गया फ्रॉम क्वेश्चन। अब निकालना क्या है, तो मोलैलिटी। तो हम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लें कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ तक kg का बात नहीं है, सारा ग्राम में है, तो हम यहाँ इन ग्राम लिख दें और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट तो मेरा निकल गया है 80 ग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, उस वैल्यू को पुट करें, आंसर हम पता कर लेंगे। तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। तो ये मास तो है 20 ग्राम, लेकिन मोलर मास हम पोटेशियम आयोडाइड का निकालेंगे। तो मोलर मास क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का, मोलर मास दिस इज इक्वल मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का तो 40 होता है और आयोडीन का 126 होता है, तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 166। तो अब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं कि चूंकि मेरा मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है क्या, तो 20 ग्राम, और मोलर मास ले लिए 166। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.120। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं।
मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं, तो इतना हम मोल्स लिख सकते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से और मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स 0.120 moles of solute into 1000 by mass of solvent. Here the mass of solvent is 80. तो हम यहाँ काट दिए 12/8 4 6, और ये 4 से हम अगर डिवाइड करेंगे 6 को तो लगभग 1.50 के लमसम आ जाएगा। और ये मोलैरिटी है तो स्मॉल m दे दें हम यहाँ, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये, और हमने इस क्वेश्चन के आधार पर मोलैलिटी निकाल लिया। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, वह है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हम समझेंगे। वेपर प्रेशर को समझने के लिए वेपर को समझना होगा कि एक क्लोज्ड वेसल हम लेते हैं, और उस क्लोज्ड वेसल में जो वोलाटाइल लिक्विड होता है, उड़नशील जो लिक्विड होता है, उसे हम लेते हैं। और वेसल मेरा क्लोज्ड है, तो जो एम्प्टी स्पेस है उस लिक्विड के लेयर के ऊपर, तो धीरे धीरे ये लिक्विड वेपराइज होकर के और वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल कर देता है। तो हम देखते हैं कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है लिक्विड और वेपर के बीच। और जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो जो वेपर के द्वारा लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर above the liquid in equilibrium at a given temperature। तो हम वेपर फेज हेडिंग करेंगे, मिटा दें इसे। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि व्हेन ए लिक्विड इज टेकन इन, व्हेन ए लिक्विड इज टेकन इन क्लोज्ड वेसल, closed vessel, a part of liquid evaporates, a part of liquid evaporates and fill the vacant space, and the vapor occupy the available space, and vapor occupy the available space। और इस वेपर के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो हम लिख सकते हैं कि एन इक्विलिब्रियम इज सेटअप, एन इक्विलिब्रियम इज सेटअप and vapor exert pressure, and the vapor exert pressure on liquid यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं an equilibrium is set up between vapor
and liquid phase, vapor exert pressure on liquid and this pressure is called vapor pressure. तो और भी सिंपल वे में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड, द प्रेशर exerted by vapor above the liquid at equilibrium at a given temperature. With the at a given temperature. So the pressure exerted by vapor above the liquid at equilibrium, और यहाँ लिख सकते थे between vapor and liquid phase at a given temperature is called vapor pressure. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्लोज्ड वेसल हम बनाएं और इस क्लोज्ड वेसल में हम कि ये मेरा लिक्विड का फेज है और चूंकि यह लिक्विड वोलाटाइल है, वोलाटाइल लिक्विड, और वोलाटाइल लिक्विड होने के कारण यह अपने सरफेस को छोड़ करके ऊपर जो वैकेंट एम्प्टी स्पेस है इसमें आ जाता है। यह हो गया वेपर और इसके द्वारा एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है that is vapor pressure. So when a liquid is taken in closed vessel, a part of liquid evaporates and vapor occupy available space. An equilibrium is set up between vapor and liquid phase. The vapor exert pressure on liquid, that is called vapor pressure, and in simple way we can say the pressure exerted by vapor above the liquid at equilibrium at a given temperature is called vapor pressure. तो हमने वेपर प्रेशर को समझा। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो रॉल्ट का लॉ है इसके बारे में हम समझेंगे। द रॉल्ट लॉ रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर। रॉल्ट 1886 में वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ दिया था और ये जो वेपर प्रेशर है वह दो तरह के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें कि दो वोलाटाइल लिक्विड हम ले लेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहले हम हेडिंग करें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मीन्स हमने जो वेसल लिया उसमें जो सॉल्यूशन लिया उसमें दोनों जो लिक्विड लिया हुआ दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, और इस ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, तो रॉल्ट लॉ का जो स्टेटमेंट यहाँ था कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid
the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. So we can write here the binary solution containing two volatile liquid, here binary solution containing two volatile liquids, here Raoult's law related to this in 1886, French chemist Raoult, and the statement is the partial pressure, or it states that the partial pressure for a solution of volatile liquid, for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. तो स्टेटमेंट वेरी मच सिमिलर हम कह सकते हैं कि जो हेनरी लॉ था उससे है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो कंपोनेंट है दो लिक्विड का, उसका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को हम जैसे जो मेरा सॉल्यूशन है, तो जो कंपोनेंट होगा PA and PB are the partial pressure of component A and B respectively, and XA and XB be the mole fraction of A and B. P naught A and P naught B, ये जो P naught A और P naught B है, जब हम देखेंगे कि प्योर कंपोनेंट होगा, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज PA एंड PB, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A and B. तो फ्रॉम Raoult लॉ we can write the mathematical expression, that is PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB. Now we can write here, that is PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB, and from Dalton's law of partial pressure, P is equal to PA plus PB, and we can write P is equal to P naught A x A plus P naught B x B,
and we know that the sum of all component of mole fraction is equal to 1, so XA is equal to 1 minus XB. So here we can write P is equal to P naught A 1 minus XB plus P naught B XB, and this is equal to P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB. एंड ये प्लस को हम इधर ले आते हैं, P नॉट A प्लस P नॉट B XB माइनस P नॉट A XB. अब हम P नॉट A प्लस ये XB और XB इस दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं P नॉट B माइनस P नॉट A XB. Liquid solution according to Raoult law. Similarly, we can write here P is equal to, अगर हम इसको चेंज करें, जैसे P नॉट A के जगह हम B लिख सकते हैं, P नॉट B के जगह A लिखेंगे तो P नॉट A के जगह B लिखेंगे और XB के जगह XA. अरे वाह. तो अब हम जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं. इसमें हम देखेंगे कि ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि NaCl है, शुगर है, इसको हम मिला रहे हैं किसमें, वोलाटाइल सॉल्वेंट में. तो बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल solute, that is NaCl, sugar, glucose, etc. in volatile solvent. तो सॉल्वेंट जो मेरा है यहाँ वह वोलाटाइल सॉल्वेंट है. अब जो रॉल्ट का स्टेटमेंट यहाँ है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of सॉल्यूट, कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है क्या, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हम समझेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट है मेरा वो नॉन वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल के कारण उसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो हम जो हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो यहाँ पर PB का कंट्रीब्यूशन नहीं है. दैट मीन्स P जो है यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. तो हम P इज इक्वल टू सिर्फ PA लिख सकते हैं और हमने प्रीवियस रिलेशन में देखा कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होता है. ठीक है, तो PA ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PA इज इक्वल टू P नॉट A XA. तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P नॉट A XA. और फिर वही रिलेशन कि
जो XA प्लस XB है दैट इज इक्वल टू 1, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि P नॉट A और 1 माइनस XB हो गया, P इज इक्वल टू, यहाँ लिखें इज नॉन वोलाटाइल स्पेस मिलेगा। अब हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB, और ये माइनस को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा P नॉट A XB और P नॉट A, और इस P को हम इधर ले आए। अब हम XB इज इक्वल टू लिख सकते हैं P नॉट A माइनस P बाय यहाँ से P नॉट A, और ये फाइनल रिलेशन हमको मिला वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन से। तो XB इंडिकेट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, and this P naught A minus P by P naught A indicates the relative lowering of vapor pressure। तो इस तरह से हमने जो वेपर प्रेशर है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, और जो रॉल्ट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, इसे हम क्लियर किए। तो हम समझते हैं कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का है और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का है, दोनों क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट और दोनों केस में रिलेशन इन लिक्विड सॉल्यूशन और इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम समझते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये सारे टॉपिक को कल कवर करेंगे, और सॉल्यूशन का मैक्सिमम टॉपिक कल मेरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह से बने रहें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।